वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, कंबशन भी पढ़ी थी। तो आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है, एक्चुअली सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को समझने के लिए हमें इसकी पूरी बनावट समझनी होगी। बनावट का मतलब ये है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते क्या हैं, पहले उनको सेपरेट करके समझना होगा। एक्चुअली ये होते क्या हैं सोप्स। जैसे हम सोप्स की बात करते हैं, पहले हम सोप्स पढ़ते हैं, देन उसका डिटर्जेंट्स में आएंगे। ओके, सोप होता क्या है एक्चुअली। वैसे कंपैरेटिव स्टडी करनी ज़्यादा आसान होती है सोप की और अलग से डिटर्जेंट की, उसको भी हम लास्ट में आपको बता देंगे। एक्चुअली होता क्या है, सोप जो होते हैं दीज आर दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये चीज जो है आपकी ये डिफाइन करती है कि इसमें सोडियम या पोटेशियम का कोई सॉल्ट ऐड होगा। ओके, और हाइड्रोकार्बन या कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई एक लॉन्ग चेन होगी। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं आखिर होता कैसे है। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे कि आपको पता चल सके कि वाकई में हो क्या रहा है यहाँ पे प्रोसेस। आपके पास एक एक्टिविटी है जिसमें कि आप क्या कर रहे हैं, दो टेस्ट ट्यूब है आपके पास। ओके, आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं और आपने क्या किया, दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर ले लिया। क्या ले लिया बेटा, 10 ml वाटर ले लिया दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। चलिए, इसको आपने ए नाम दे दिया और इसको आपने क्या दे दिया, बी नाम दे दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको करना क्या है, दोनों में आपने इतना वाटर ले लिया, जैसे आपने दोनों में क्या चीज ऐड की है, इसमें भी वही चीज ऐड की है जो चीज इसमें ऐड की है, और आपने ऐड किया है कुकिंग ऑयल। आपने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर दिया है और मान के चलिए ए और बी में से आपने बी वाले टेस्ट ट्यूब में जो है जो ऐड किया है वो है आपका सोप। यू हैव एडेड सोप इनटू द बी सॉल्यूशन। अब आपके पास जो सॉल्यूशन है उसके पास ये कंडीशन आ गई है। अब आपको ऑब्जर्वेशन करना क्या है, आपका इस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए उसको समझते हैं। क्योंकि आपने इतनी एक्टिविटी की है तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों टेस्ट ट्यूब्स को क्या करेंगे, वेल शेक करेंगे। ठीक है, दोनों को एक ही समय के लिए शेक करेंगे। शेक करने के बाद आप दोनों में क्या चीज नोटिस करेंगे, पहली बात आपको किस वाले सॉल्यूशन में आपको फोम बना हुआ दिख रहा है, फोम बना है या नहीं बना है। यदि फोम बना है तो कौन सा सॉल्यूशन में फोम ज्यादा अच्छे से बना है, ज्यादा बना हुआ है, और अगर बना है तो वो किस कारण से बना है, ये आपको ये चीज देखनी पड़ेगी इसमें। ओके, ये होने से पहले क्या आपको अलग से कोई सेपरेट लेयर दिख रही है, आपको ये चीज भी ऑब्जर्व करनी है, वेदर यू आर ऑब्जर्विंग दैट अ सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर हैज बीन फॉर्म्ड। क्या यहाँ पे एयर और वाटर की, ऑयल एंड वाटर की जो अलग से लेयर होती है बननी शुरू हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो कौन से वाले में हुआ, ए वाले में हुआ है या बी वाले में हुआ, ये हमें पता करना है। तो इतनी चीजें हैं जिसको आपको समझनी पड़ेंगी। ओके, तो देखते हैं आगे। एक्चुअली होता क्या है, जो आपको सोप बताया मैंने, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है, और इस कार्बोक्सिलिक को फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है सोप का, उसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका सोडियम पाल्मिटेट। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम पाल्मिटेट। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत आसान है, देखिए क्या है, C15H31 COONA, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब आप सोचेंगे तो बड़ा कठिन फॉर्मूला है, इसको एक ट्रिक है, इससे याद कर सकते हैं आप, उसको भी समझाते हैं। पहले आप इसको देखिए कि दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट का जो फॉर्मूला होता है C17H, इसका फॉर्मूला हम आप इसे लिखवाएंगे। पहले ये देखते हैं, सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला क्या हो गया, आप P से पाल्मिटेट याद रखें और P से 15 याद रखें। जितने कार्बन कर रहे हैं उसका डबल से एक ज्यादा हाइड्रोजन काउंट कीजिए। 15 2 30 एंड 30 में 1 ऐड कर दिया 31। बाकी COONA, इसका तो ये सॉल्ट खुद सोप होता है जो आपको बताया गया। दीज आर द सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, ऐसे ही सोडियम स्टीरेट बोला है तो स्टीरेट में एस से स्टीरेट है तो एस से आप 17 याद रखिए, एस से 17, एस से स्टीरेट। तो 17 का जस्ट डबल कितना होता है बेटा,
4, उसमें एक ऐड किया तो कितना आ गया 35, सेम इसकी तरह, और बाकी जो रह गया वो चीज़ जोड़ दीजिए COONA। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलों को भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में आमूमन पूछे जाते हैं और ज़रूरत भी पड़ जाती है वहाँ पे। तो अगर आपको वैसे याद नहीं होता है तो इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हैं। क्लियर? तो आपने यहाँ पे सोप के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। अब हम सोप के एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद इसकी समझते हैं बनावट है क्या, एक्चुअली करना क्या है। यहाँ पे हमें सोप की पूरी मैकेनिज्म पढ़नी है। ओके, तो हम पढ़ेंगे अभी मैकेनिज्म ऑफ सोप। अब ये मैकेनिज्म ऑफ सोप का मतलब क्या है उसको भी समझ लेते हैं पहले। मैकेनिज्म ऑफ सोप का मतलब क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। और इसकी क्लींजिंग एक्शन को समझने के लिए पहले हमें सोप की बनावट समझनी पड़ेगी। टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉर एग्जाम्पल C15H31COO। बताइए कौन सा सॉल्ट है बेटा, कौन सा सोप है? दैट इज सोडियम पाल्मिटेट। और सोप्स हो या डिटर्जेंट्स हो, हमेशा ये कैसे नेचर के होते हैं? सॉल्ट्स, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। ओके, क्योंकि इनका पीएच वगैरह मेजरमेंट सब किया जाता है जब सोप बनाने की प्रोसेस होती है। आगे पढ़ेंगे कैसे। अभी देख लीजिए C15H31CONA जो है आपके पास क्या है, एक सोप है। अब आपको इसकी बनावट देखनी कैसे बनता है। एक्चुअली आपका पहला कार्बन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। इस 15वें कार्बन पे देखिए पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15। तो आपके पास इस 15वें कार्बन पे क्या लगा हुआ है? COONA। तो इस तरीके से आप इसको समझ लिए, COONA ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, आप जानते हैं इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट दोनों है, तो इसको हम ऐसे बनाएं, चाहे हम इसको इंडिकेशन के लिए, शॉर्ट इंडिकेशन के लिए मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड देन इस तरीके से मान के चलते हैं। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? हाइड्रोकार्बन पार्ट। ओके, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इंडिकेशन था, ये आपका आयोनिक पार्ट है। क्या है? आयोनिक पार्ट। आपके पास दो पार्ट मिल गए हैं सोप में, ये आपको पता चल गया। और यहीं से बेसिक स्टार्ट हो जाते हैं आपके सोप के। ठीक है, तो सोप में दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, दूसरा आपका आयोनिक पार्ट होता है। ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इट इज वाटर इनसॉल्युबल। ओके, लेकिन जो आयोनिक पार्ट होता है वो कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर इनसॉल्युबल, जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, वाटर हीटिंग, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रो के मीन्स वाटर और फोबिक का मतलब होता है जो उससे हेट करे, जो उससे दूर करे। वाटर रिपेलेंट बोल सकते हैं, जो वाटर को रिपेल करे। ओके, ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक पार्ट, क्योंकि फिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर में जाके आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, इसके अगेंस्ट हम जानते हैं वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो इसका मतलब ये है ये ऑयल को सॉल्युबल अपने में कर लेता है। ऑयल या फैट सॉल्युबल ये पार्ट होता है। ओके, और अगर ये वाटर में सॉल्युबल होता है तो ये ऑयल में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। ओके, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। ऑयल में सॉल्युबल को हम जो नाम देते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक। सॉल्युबल मीन्स फिलिक, लविंग, ऑयल में जो घुल सके। और हम जानते हैं ऑयल को हम लायो बोलते हैं, बाकी इनसॉल्युबल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फोबिक। तो ये हो जाएगा लायोफोबिक। तो आपके पास अब दो पार्ट आ गए हैं, एक होता है आयनिक पार्ट, एक होता है आपका नॉन आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट में इस तरीके से किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और हाइड्रोकार्बन जिसको हम नॉन आयनिक पार्ट बोलते हैं उसको इस तरीके से समझा जा सकता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाली सीरीज है। और ये कितने की सीरीज है? C15H31 की सीरीज है। ये जो दिख रहा है आपको ये वाला हिस्सा, ये जो C15H31 है, इतना हिस्सा आपका ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ओके, जिसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कहते हैं। और बाकी COONA वाला जो पार्ट है वो आपका आयनिक पार्ट है। इसको डिफाइन किया हमने। अभी तो ये आपकी इसने बेसिक आइडिया देखा आपने कि कैसे सोप में दो चीजें होती हैं। अब हम समझते हैं इसको कैसे इसके मैकेनिज्म पूरी होती है। एक्चुअली आपके पास होता क्या है? आपके पास होता है एक बीकर, और उस बीकर में आपने क्या किया है कि वाटर है आपके पास। ओके, इस वाटर में आपके पास क्या पड़ा है? एक आपके पास कपड़ा है जिसमें कि क्या लगा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल ये है आपका, ये ऑयल ड्रॉपलेट है। ओके, ये ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल या फैट का कंटेंट है। अब इसमें होता क्या है, जैसे आपने बाहर से सोप ऐड करेंगे इसमें, तो सोप ऐड करने पर क्या होगा? सोप के दो हिस्से होते हैं, आपने देखा। सोप को अगर हम खोलकर बनाएं तो सोप का जो हिस्सा होगा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये जो आपका है पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट हो गया आपका। ओके, और ये हिस्सा जो हो गया आपका वो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया। ये हो गया आपका आयनिक पार्ट।
ये आप समझते हैं। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो टेल की तरह शो हो रहा है, और जो आयनिक पार्ट है वो किसकी तरह शो हो रहा है, हेड की तरह। तो हेड और टेल के टर्म्स पे भी अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ऑयल जो पार्टिकल है, ऑयल ड्रॉपलेट है, उसको वही कपड़े से निकाल सकता है जो इसमें डिसॉल्व होगा। और डिसॉल्व कौन होगा आप जानते हैं, ऑयल में सॉल्युबल कौन सा पार्ट होता है, ऑयल सॉल्युबल, दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट। आपने देखा ये जो ऑयल सॉल्युबल है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट, दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, मीन्स टेल वाला पार्ट। तो टेल वाला पार्ट इसकी तरफ को इसका एंड होगा, और टेल वाला एंड होगा तो बाहर की तरफ को किसका एंड होगा, और बाहर क्या है आपका, वाटर का एनवायरमेंट। और वाटर में सॉल्युबल कौन होता है बेटा, वाटर में सॉल्युबल होता है आयनिक पार्ट। तो आयनिक पार्ट बाहर की तरफ को होगा। इस तरीके से आपके ये जो है ये डायग्राम ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी सोप के पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपना टेल जो है ऑयल की तरफ को डायरेक्टेड किए हैं, और इसी तरीके से हेड पार्ट जो है वो अवे फ्रॉम दी ऑयल या फिर टुवर्ड्स दी वाटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो वाटर है उसकी तरफ को इनका हिस्सा है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जब सॉल्यूशन में हम सोप ऐड करते हैं तो ऐसे केस में क्लस्टर्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं, क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल बनने शुरू हो जाते हैं। ये जो क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल है इनको हम एग्रीगेट्स भी बोलते हैं, एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। जब ये एक दूसरे क्या करते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर, जब ये आपस में आने लगते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास जब ये आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक सब्सटेंस और एक प्रोसेस का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। अब ये मिसल बनता कैसे है, अब उसको समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल जब आपस में आते हैं तो इस तरीके से क्या करते हैं, ऑयल के पार्टिकल को, ऑयल डॉट को इस तरीके से हर जगह से घेरने की कोशिश करते हैं। और जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो इस प्रोसेस में सारे हेड पार्ट बाहर की तरफ को और टेल पार्ट अंदर की तरफ को, इस तरीके से बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर इकट्ठा हो जाता है, जमावड़ा हो जाता है। इसी जमावड़े को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मिसल बोला गया। ओके, इसको हम मिसल बोलते हैं। और यही मिसल फॉर्मेशन की वजह से सोप सॉल्यूशन में मिसल फॉर्मेशन की वजह से अब सोप मॉलिक्यूल क्या करेगा, द सोप मॉलिक्यूल्स इन द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बेटा, द हेड पार्ट will remain outside the water molecule or the tail part will headed towards the oil droplet। और जिसकी वजह से क्या होगा, as this oil can be dissolved in this ionic part, in this non-ionic part, hydrocarbon part, and hence this hydrocarbon part will release the oil from the clothes। क्लोथ में से जो ऑयल पार्टिकल होगा उसको ये डिसॉल्व करके निकाल देगा सॉल्यूशन में। और उसके बाद सॉल्यूशन आपका थोड़ा सा मटमैला हो जाता है और थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी दिखनी शुरू हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ट्रांसलूसेंट हो जाता है, धुंधला बना जाता है। तो कर्डी सॉल्यूशन, कर्डी मिक्सचर हो जाता है, ये भी आप समझें। क्लियर। तो ये प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या किया, ऑयल के पार्टिकल को एज अ डर्ट उसको रिमूव कर दिया, जिस वजह से जो सॉल्यूशन था आपका, वो जो आप लिक्विड सॉल्यूशन था वो आप क्लीन नहीं रहा। और बाद में वापस ये ड्रॉपलेट जब निकल जाता है कपड़े से और सॉल्यूशन में तैर रहा होता है, उस वक्त तो कपड़े में दोबारा क्यों नहीं लग जाता। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आते हैं, तो मैंने सोचा ये भी बता दूं आपको। वो इसलिए ऐसा नहीं होता बेटा क्योंकि जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट वाटर में जाएगा तो ये और वाटर में सॉल्युबल थोड़ी ना होता है, क्योंकि ऑयल जो होता है वाटर के एंटी होता है। ऑयल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर पार्ट, क्योंकि वाटर पार्ट में कौन सॉल्युबल है, वाटर पार्ट में तो कौन सा वाली चीज सॉल्युबल है बेटा, और ये रही आयनिक पार्ट। ओके, लेकिन अगर हम इस ऑयल को वाटर में डालने की कोशिश करें और वाटर में जो भी डिसॉल्व होता है, और वाटर में डिसॉल्व कौन होता है बेटा, आयनिक पार्ट, उनके साथ जाके वो घुलेगा ही नहीं, इस वजह से वापस वो कपड़े में नहीं लगता। ओके, इस तरीके से हमारी जो धुलाई है वो अच्छी हो जाती है कपड़ों की। ओके, आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म ऑफ सोप क्या होता है और मिसल फॉर्मेशन क्या होता है। एक्चुअली ये मिसल होता क्या है और मिसल बनता कब है उसके बारे में समझते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे एट विच और above which missile formation takes place। missile formation takes place एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर या जिससे ऊपर वाले टेम्परेचर मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, इसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा, क्राफ्ट टेम्परेचर, KRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके, और एक ऐसा कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पे एट और अबव विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस,
एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पर या उससे ऊपर वाले कंसंट्रेशन पर मिसल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, इसको हम सीएमसी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा इस सोप की मैकेनिज्म कैसे हुई और इसकी क्लींजिंग एक्शन किस तरीके से समझ सकते हैं विद एग्जांपल। ओके, अब इसके बाद का कोई एक्टिविटी लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सोप मॉलिक्यूल जो होता है वो कितना असर डालता है किसी भी वाटर में जब डिजॉल्व किया जाता है, और मे बी वाटर किस टाइप का हो। तो इसीलिए आगे आने वाले टॉपिक में हम वाटर के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। चलिए अब देखते हैं एक एक्टिविटी, उस एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है कि आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, ओके, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब में आपके पास 10 ml इसमें आपका डिस्टिल वाटर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? 10 ml डिस्टिल वाटर। और इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास रखा हुआ है 10 ml हार्ड वाटर या हैंड पंप वाटर। ओके, जो हैंड पंप का वाटर होता है वो एक तरीके से हार्ड होता है। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा हो कि ये हार्ड और इस चीज़ का क्या अंतर है। तो डिस्टिल वाटर को हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट। अभी समझाते हैं सॉफ्ट और हार्ड कहाँ से आया। दोनों में अंतर ये होता है कि डिस्टिल वाटर और हैंड पंप का वाटर। अब ऐसे केस में क्या होगा बेटा? इस केस में हम ये देखते हैं कि जब आप इसमें सोप ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बाहर से इसमें भी सोप ऐड कर दिया और आपने सेब में भी क्या कर दिया? सोप ऐड कर दिया, और दोनों को क्या किया? वेल शेक कर दिया। एक ही समय के लिए उसको शेक किया। ओके, शेक करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? पहला आपको ये पता करना है कि आपने जो ऑब्जर्व किया कि किस वाले टेस्ट ट्यूब में मोर अमाउंट ऑफ फोम बना, झाग। फोम को हम लेदर भी बोल सकते हैं, LATHR लेदर। तो लेदर अलग होता है, लेदर अलग चीज होती है। तो ये जो लेदर बनता है आपका, वो उसी को फोम बोलते हैं, झाग। इन दोनों में किस में ज्यादा बना? क्योंकि दोनों में हमने सोप डाला है। इससे पहले वाली एक्टिविटी में हमने सिर्फ एक ही सॉल्यूशन में सोप डाला था, इस बात का ध्यान रखिए। दोनों में इसमें सोप डाला हम लोगों ने, तो यहाँ पे चेंजेस किसकी वजह से आएगा? ये सॉफ्ट या हार्ड वाटर की वजह से आने वाला है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया। तो पहला हमें तो ये चीज ऑब्जर्व करनी है। दूसरी ऑब्जर्व क्या करनी है बेटा? कि किस वाले में व्हाइट कर्डी अपीयरेंस आया है, आपको ये समझना है। वेदर इट इज ए और बी, हमें पता करना है कि ए और बी वाले टेस्ट ट्यूब में से किस में कर्डी अपीयरेंस आया है। ओके, अच्छा, इसको समझने के लिए पहले हमें क्या चीज समझनी पड़ेगी? ये हम समझ गए यहाँ पे वाटर। इसका मतलब वाटर की वजह से कोई अंतर आ रहा है। तो हम एक चीज समझते हैं, टॉपिक यहाँ पे हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। यह है वाटर। वाटर जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर होता है, ओके, और एक होता है आपका हार्ड वाटर। अब इस सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में अंतर क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए होता क्या है, जो सॉफ्ट वाटर आपके होते हैं, सॉफ्ट वाटर जो होते हैं आपके, उसमें कैल्शियम, ओके, या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल लाइक CaCO3 या फिर MgCO3। ओके, ये सॉफ्ट वाटर कहलाता है जिसमें इस तरीके के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। और ये जो सॉल्ट्स होते हैं नॉर्मली आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में अगर आपके पास सॉफ्ट वाटर रखा हुआ है तो पहली बात तो आपको इसको उबालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें उतने ज़्यादा हार्ड सॉल्ट्स हैं नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले से सॉफ्ट वाटर है जिसमें सिर्फ आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स मिल जाएंगे, और जो आपके शायद शरीर के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। कैल्शियम डिपोजिशन वगैरह मैग्नीशियम की वजह से कई सारे मेटाबॉलिज्म कैरी आउट होते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? फिर भी यदि हम इसको थोड़ा सा बॉईल करें तो नॉर्मल बॉईल करने की वजह से क्या होता है, हम उस वाटर को क्या कर सकते हैं और ज़्यादा प्योर कर सकते हैं। प्योर कहने का मतलब ये क्या? सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये चीज़ें तो हमें समझ में आती है। हार्ड वाटर क्या होता है? एक्चुअली हार्ड वाटर को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है। हार्ड वाटर बोलने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा वाटर जिसमें कि आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स तो होंगे ही, लेकिन वो सॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो सॉल्ट्स होते हैं आपके बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट्स, ओके, वो हो सकते हैं आपके क्लोराइड्स के सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स, इस तरीके के आपके क्या हो सकते हैं? सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं इनके प्रेजेंस की वजह से हार्ड वाटर को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है आपका टेम्पररी हार्डनेस बेटा,
थोड़े समय के लिए, और एक होता है परमानेंट हार्डनेस के लिए। तो टेम्पररी हार्डनेस का मतलब ये हो गया, आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आपके पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो होते हैं सॉल्ट्स रखे हुए हैं, और वो सॉल्ट्स जो होता है, कौन सा सॉल्ट होगा यहाँ पे, टेम्पररी हार्डनेस तब कहलाएगा जब इसमें सॉल्ट किस प्रकार का होगा, बाइकार्बोनेट प्रकार का होगा। बाइकार्बोनेट का मतलब जैसे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, MgHCO3 होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे HCO3 को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो इस तरीके के अगर सॉल्ट्स होंगे, और इसको आसानी से अगर हम बॉईल कर दें नॉर्मल बॉईल करने पर ये जो आपका सॉल्ट, जो आपका टेम्पररी हार्ड वाटर था, वो आपका सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में। ओके, लेकिन परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है बेटा, परमानेंट हार्डनेस में जो सॉल्ट्स पाए जाते हैं आपके, वो क्लोराइड के सॉल्ट्स होते हैं, सल्फेट के सॉल्ट्स होते हैं, एंड नाइट्रेट्स के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। किसके, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को कैसे लेंगे, CaCl2, कैल्शियम सल्फेट को कैसे लिखा जाएगा, CaSO4, कैल्शियम नाइट्रेट को लिखा जाएगा CaNO3 होल ट्वाइस। ओके, इसी तरीके से मैग्नीशियम की बात करें तो MgCl2, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर MgNO3 होल ट्वाइस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को सेपरेट कर सकते हैं उनके डिफरेंसेस के आधार पर। तो हमें इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था एक्टिविटी में, कि ए और बी में ये कंडीशन थी, जिसमें आपका ए में डिस्टिल वाटर था, बी में आपका हार्ड वाटर था। तो बताइए किस में आपको ज्यादा कर्डीनेस अपीयरेंस होगा, फोम किस में ज्यादा होगा। तो एक्चुअली सोप जो होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, कि जो सोप होता है वो सोप सॉफ्ट वाटर के साथ ज़्यादा सूटेबल फील करता है, और जिसकी वजह से ज़्यादा झाग, मोर लेदर या फिर फोम इसमें प्रोड्यूस होता है। ओके, अब आता है जहाँ तक फोम प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये सोप आपने दोनों में ऐड किया था, इसमें से जो आपके पास सॉफ्ट वाटर था उसके साथ फोम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब पहले का जो आंसर है आपका, मोर अमाउंट ऑफ फोम आपको ए में मिलेगा। ओके, अब बी क्वेश्चन क्या है, कर्डी अपीयरेंस किसका ज़्यादा है और क्यों है, कारण ये पूछा गया है। अब देखिए कैसे है, आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका हार्ड वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर के साथ तो सोप ने अच्छा काम कर लिया, लेकिन जो सोप होता है वो सोप जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ओके, सोप जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें हार्ड वाटर में प्रेजेंट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बेटा सॉल्ट्स जो होते हैं, सोप उसके साथ रिएक्शन करता है। ओके, उसके बाद एक ये वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाने की कोशिश करेगा, और उसका नाम होता है SCUM, स्कम, और ये स्लिपरी नेचर का होता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं, आपने पहाड़ों में या फिर मैक्सिमम हाई एल्टीट्यूड एरियाज में देखा होगा, या कि आपके जो वाटर जो होता है वो सोप को आसानी से क्लीन नहीं कर पाता। जब हम ड्यूरिंग बाथिंग, अगर हम जब स्नान करते हैं उस दौरान यदि वाटर डालने के बाद आपका जो सोप है वो अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वहां पर सोप जो आपकी बॉडी होगी उसके उस बॉडी की स्किन की लेयर्स जो होंगी उसमें क्या बन जाएगा, आपका एक हार्ड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जिसको हम स्कम बोला जाता है। इस स्कम की वजह से ही ये जो स्कम बनता है आपका, ये जो स्कम होता है, ये स्कम के बनने की वजह से उसमें आपका वाइट कर्डी अपीयरेंस आता है। तो आप समझ गए हैं कि जो आपका सोप होता है वो हार्ड वाटर के साथ ऐसा करता है, और हम जानते हैं सोप हार्ड वाटर के साथ यहाँ पे घुला है, तो इसका मतलब कर्डी अपीयरेंस किस में आएगा, बी वाले में। तो इसका आंसर बी हो गया, इसका आंसर ए टेस्ट ट्यूब हो गया। क्लियर, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये बातें थी आपकी सोप के बारे में, ओके, कि सोप किस तरीके से यूज होता है और सोप का क्या काम होता है और उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी सोप के बारे में इतना जान लिया है, तो अब हम इसकी थोड़ी सी क्या पढ़ देंगे, डिटर्जेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बाद में हम इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे सोप को लैब में बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, एक्चुअली डिटर्जेंट्स होते हैं, ये भी एक हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है। उसमें क्या होता है आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि अमोनियम, जो आपका अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं ना,
अमोनियम सॉल्ट्स विथ क्लोराइड्स या फिर एसिटेट्स, क्लोराइड्स और एसिटेट्स, इनके जो होते हैं आपके क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स और एसिड्स, क्लोराइड्स का मतलब ब्रोमाइड्स भी हो सकता है। और दोनों के पास क्या होगी, बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। अब देखिए कैसे, इसका एक एग्जांपल लेके चलने की कोशिश करेंगे। पहला है आपका इसका एग्जांपल सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है सोडियम एंडोडिसाइल सल्फेट। ओके, अब ये जो सोडियम एंडोडिसाइल सल्फेट आपको दिया गया है, इसमें जो कंटेंट होता है वो किस चीज़ का पाया जाता है, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो इसमें जो आपका सोडियम एंडोडिसाइल सल्फेट होता है, इसका एग्जांपल में आप ले लेते हैं C17। ओके, जैसे आपका सोडियम पाल्मिट्रेट था C15H35CONA। ओके, इसी तरीके से आपका जो इसका सॉल्ट होता है, जो आपका डिटर्जेंट का होता है, उसको हम देखते हैं। इसका एग्जांपल है C12H25। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल देने की कोशिश की है। ओके, इसलिए टाइम लगा इसमें। C12H25OSO2ONA, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए एन दो डिसाइल का मतलब 12 कार्बन इसमें होंगे और 12 कार्बन हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की चेन होती है। तो SO2 यहाँ पे अगर 2 ऑक्सीजन नहीं हो गया तो टोटल कितना हो गया, SO4 हो गया। तो सल्फोनेट्स हो गए, सल्फोनिक एसिड्स। ओके, और सोडियम सॉल्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल किसका है, डिटर्जेंट का है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं डिटर्जेंट में, सोडियम एंडोडिसाइल सल्फेट था। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आपका सोडियम पैराडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट्स। अब इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। सेम टू सेम वैसा ही है, बस इसमें बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, C12H25, ओके, C6H4। यहाँ पे क्या जुड़ गया, बेंजीन जुड़ गया, और साथ में SO3Na ग्रुप जुड़ा हुआ है। SO3 नेगेटिव में, Na पॉजिटिव में। इस तरीके से आपका क्या होता है, फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप बात करते हैं स्कम फॉर्मेशन की, सोप के साथ तो हमने देखा ना हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में कैसे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि जब सोप रिएक्शन कर रहा था हार्ड वाटर के साथ, उसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स थे उनमें चार्जेस डेवलपमेंट हुए होंगे। कैल्शियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा या मैग्नीशियम भी 2 पॉजिटिव में, मीन्स ये आयंस में कन्वर्ट हुए होंगे। और सोप में भी जो होता है वो आयनिक पार्ट्स होते हैं, आयनिक और नॉन आयनिक पार्ट्स होते हैं। तो जब ये अपोजिट चार्जेस के बाद जाते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, ये जो चार्ज होते हैं बनने की वजह से ये एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस का जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं स्कम का। लेकिन ऐसी कंडीशन आपके इसमें नहीं होती। एक्चुअली डिटर्जेंट्स में होता क्या है, जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं ये आपको पहले स्टार्टिंग में चार्ज तो दिखते हैं, लेकिन ये एक इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। और वो जो इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कम। तो स्कम का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सॉल्ट है, ये जैसे आपके पास वाटर है और मान के चलिए ये कोई सा भी वाटर है, और वाटर में आपके पास क्या चीज़ है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, उसके सॉल्ट्स हैं। इनके सॉल्ट्स के साथ जो होता है ये आपका जो डिटर्जेंट डाला गया है ये रिएक्शन नहीं कर पाता, नो रिएक्शन, जिसकी वजह से कोई इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता नहीं है, और जब बनेगा नहीं तो स्कम का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ओके, लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनकी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसकी। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होने की वजह से, जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, शैम्पू वगैरह में यूज़ किया जाता है इसका, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, आपने देखे होंगे कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, वॉशिंग डिटर्जेंट्स के रूप में, शैम्पू के रूप में, इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शैम्पू के अलावा जैसे ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो करते हैं, तो हेयर जो आपके कंडीशनर होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बातें तो बेटा आपने जो पढ़ी है अभी वो किसके बारे में थी, डिटर्जेंट्स के एक बेसिक आइडिया था, डिटर्जेंट्स किस तरीके से होता है और डिटर्जेंट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपने परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में पढ़ा, इसी में सॉफ्ट और हार्ड वाटर के बारे में पढ़ा। ओके, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम समझते हैं अब क्या है। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब सोप एंड वाटर के मॉलिक्यूल का ही उसको कंटिन्यू करना है। देखिए कैसे होता है, आपके पास क्या है कि वही आपको एक एग्जांपल दिया था टेस्ट ट्यूब वाला, उसी की एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करना है आपको एक्टिविटी में।
एक्टिविटी में आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ओके, और एनसीईआरटी की जितने आपके एक्टिविटीज हैं उनको साथ साथ में कराए जाने की पूरी कोशिश जारी है, और उसी में से एक्टिविटी आपको कराई जाती है। तो आप एक बार एनसीईआरटी जरूर खोलिए, उसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, ओके। तो होता क्या है कि आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब रखी हैं, और उस 2 टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या है, 10 ml वाटर है दोनों में। आपने इसमें 5 ml जो है सोप डाल दिया, सोप का सॉल्यूशन, और इसमें आपने क्या डाल दिया, क्योंकि आपने सोप और डिटर्जेंट दोनों पढ़ लिया तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। और आपने क्या किया, यहाँ पे 5 ml डिटर्जेंट सॉल्यूशन डाल दिया, ओके। दोनों में आपने, एक में सोप एक में डिटर्जेंट सॉल्यूशन डाला, और 10 ml वाटर में डाला है आपने। और ये वाटर कैसा है, हार्ड वाटर है। सॉफ्ट वाटर की तो बात हम करते नहीं, हार्ड वाटर की बात करेंगे। अब ये बोला गया है कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है, और ऑब्जर्वेशन क्या करना है, आपको ध्यान दें। ऑब्जर्वेशन ये करना है, पहले आपको उसको शेक करना है, इक्वल समय के लिए शेक करना है। शेक करने के बाद आपको पहला थिंग ऑब्जर्व जो करनी है वह है कि क्या दोनों के पास बोथ हैव सेम अमाउंट ऑफ फोम, क्या दोनों के पास सेम अमाउंट का फोम बना। झाग इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, लेकिन किस में ज्यादा बनेगा, इसकी बात कही जा रही है। दूसरी चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है बेटा, वो ये है कि कर्डी जो सॉलिड होगा वो किस में फॉर्म होगा, वेदर इट इज ए या बी। ए और बी टेस्ट ट्यूब में से किस वाले टेस्ट ट्यूब में आपको कर्डी सॉल्यूशन ज्यादा दिखेगा, ये आपको समझना है। तो इसके लिए आपको क्या चीज पढ़नी पड़ेगी, आपको सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, सोप्स जो होते हैं, जो सोप्स होते हैं वो सॉफ्ट वाटर के साथ ज़्यादा अच्छे से सुटेबल घुल पाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, और जिस वजह से कोई स्कम का फॉर्मेशन होता नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फोम बन जाता है, और अच्छी क्वांटिटी में बनता है। लेकिन यही बात अगर हम डिटर्जेंट्स के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो डिटर्जेंट्स होते हैं ये काम हार्ड वाटर के साथ ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। दे फॉर्म गुड अमाउंट ऑफ फोम विद द हार्ड वाटर। लेकिन ये सॉफ्ट वाटर के साथ अगर इसकी रिएक्शन कर दूं, किसकी, डिटर्जेंट की, तो डिटर्जेंट जो होता है सॉफ्ट वाटर के साथ क्या करता है, स्कम का फॉर्मेशन करता है। सेम अगर हम सोप की प्रोसेस को अगर हम हार्ड के वाटर के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर जो है स्कम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, जाहिर सी बात है कि जब डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर के साथ स्कम बनाता है, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसमें अपोजिट चार्जेस का डेवलपमेंट हो जाने की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स में आयंस के टूटने की वजह से, तो वो आयनिक चार्ज अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से क्या होता है, एक हार्ड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट कलर का स्कम, उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। तो अब हम कुछ थोड़ा सा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो हम एक जगह सोप के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी जगह हम डिटर्जेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ओके। अब देखिए क्या होता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ओके। देखिए होता क्या है, जो सोप होता है, सबसे पहला डिफरेंस तो आप जानते हैं, क्या दे सकते हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड का लॉन्ग चेन है, या फिर फैटी एसिड नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो, ओके। ये चीज क्या होती है, दूसरी जो आपको बताई गई थी, ये क्या होता है, इट इज लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट्स, क्लियर। दूसरा आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि इट इज नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के साथ इफेक्टिव नहीं होता। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इफेक्टिव विथ हार्ड वाटर, इज दैट क्लियर। तीसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं इसमें, इट प्रोड्यूसेस लेस फोम, किसके साथ, विथ हार्ड वाटर। तो हम यहां पे कह सकते हैं, इट प्रोड्यूसेस मोर फोम विथ हार्ड वाटर। इसके अलावा जब हार्ड वाटर में फोम कम बनाएगा, तो इस कम बनाने का फॉर्मेशन कर सकता है, कह सकते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं इट प्रोड्यूसेस insoluble precipitate, okay,
किस वजह से होता है? इट प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विथ हार्ड वाटर, दैट इज स्कम, SCUM। ओके। और अगर हम बात करते हैं डिटर्जेंट की, तो इसमें क्या कहेंगे? इट डजंट प्रोड्यूस स्कम विथ हार्ड वाटर। स्कम SCUM इसकी स्पेलिंग है। ओके बेटा। पांचवा डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं? जो सोप्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो कि एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाए आसानी से। लेकिन जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं उसको समझ लेते हैं। डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके। तो सोप एंड डिटर्जेंट में ऐसे कई सारे डिफरेंसेस हैं, आप आसानी से इनको डिफरेंस कर सकते हैं। कोई आपके 2-3 पॉइंट जो आपको अच्छे से याद है वो लिख के आ जाए एग्जाम में। 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं तो आसान से 2 या 3 पॉइंट से काम चल जाएगा। ओके। और हम ये भी लिख सकते हैं एक डिफरेंस इसमें कि दीज आर डिराइव्ड नेचुरली, नेचर से डिराइव है ये चीज़। ओके। और लेकिन इसके बारे में हम लिख सकते हैं ये क्या है? दे आर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, मतलब इसको बनाया गया है, मानव निर्मित है। ओके, दीज आर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। लास्ट में अगर आपको मन करे तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें 2 एग्जांपल कौन से बताए थे बेटा? सोडियम पाल्मिटेट और सोडियम स्टेरेट। इसी तरीके से इसमें कौन सा एग्जांपल बताया गया था? इसमें एग्जांपल आपको बताया अभी सोडियम, क्या बताया था? सोडियम एंडोडेसाइल सल्फोनेट। और दूसरा क्या बताया था? सोडियम लॉरेल सल्फेट भी एक एग्जांपल होता है, वो भी लिख सकते हैं इसमें। और एक एग्जांपल मैंने बताया था सोडियम पैराडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। ओके, हम ये चीज लिख सकते हैं, सोडियम एंडोडेसाइल सल्फोनेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट एंड सोडियम पैराडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो इस तरीके से हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। क्लियर? आप इनके नोट्स अच्छे से बनाएं, अच्छे से पढ़ें इसको, आप ही के बेनिफिट के लिए हैं सारी चीज़ें। ओके, क्योंकि हमने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में डिफरेंस कर लिया है तो अब हम आसानी से सोप्स बनाना सीखते हैं। कैसे सोप बनता है? एक्चुअली सोप बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन प्रोसेस। सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। ये सपोनिफिकेशन जो रिएक्शन होती है एक्चुअली होती क्या है, इसका मतलब क्या है? सपोनिफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आपके पास कोई यदि ऑयल हो, है ना, या फैट कंटेंट हो, जिसको हम कह सकते हैं फैटी एसिड्स। क्या बोल सकते हैं बेटा? फैटी एसिड्स। तो होता क्या है, जब कोई भी फैट या ऑयल जो होता है उसको हीट किया जाता है, किसके साथ? किसी एल्कली के साथ। जब उसको हीट किया जाता है तब सोप का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, सपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है आपका एक्चुअली ये इसकी एक रिएक्शन होती है, कैसे बनती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये जो ऑयल एंड फैट होता है वो एक तरीके से ट्राइग्लिसरॉल्स का कंटेंट होता है। तो होता क्या इसमें रिएक्शन? देखिए, जो आपका CH2OCOR ये आपका एक ईस्टर है जो कि आपका फैटी एसिड्स में या ऑयल या फैट कंटेंट में पाया जाता है। ऐसे अगर आपके पास इस तरीके से कोई ट्राइग्लिसराइड मिल जाए, CH2OCOR, ये आपका ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसरॉल, जिसमें फैट है या फिर क्या है? ऑयल कंटेंट पाया जाता है, ईस्टर है। ओके, तो इसके बाद इसमें हमने क्या किया? NaOH या KOH मीन्स एक एल्कली की प्रेजेंस ली, लिक्विड एल्कली, इसको हीट किया। तो इससे हमें क्या पता चला कि आपका जो पोर्शन है कौन सा वाला? इतना हिस्सा ये नेगेटिव में टूटेगा, ये सारे हिस्से किसमें टूटेंगे? पॉजिटिव में। और यहाँ पे ये हिस्सा पूरा नेगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा कहाँ जाकर कनेक्ट होगा बेटा? आप जानते हैं इस H के पास, O के पास कनेक्ट होगा। तो क्या बन जाएगा? CH2 के साथ क्या लग जाएगा? यहाँ OH। और यहाँ पे भी CH के साथ क्या लग जाएगा? OH। CH2 के साथ क्या लग जाएगा? OH। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3 NaOH डाले और 3 आपके पास फैट की कंटेंट है, फैटी एसिड है। ठीक है, तो एक एक हर चीज में लग जाएगा। बाकी RCOONA क्या निकला बाहर? RCOONA, ये पूरा बाहर निकल के आ गया। और यही आपका क्या है? सोप है।
ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे, सोप। क्यों, ये क्या चीज है आपकी, इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ किस चीज का, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये क्या बन गया, आपका सोप बन गया। और ये जो आपका बाय प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, बाय प्रोडक्ट। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपके 10th बोर्ड में कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द सपोनिफिकेशन प्रोसेस। तो उस बाय प्रोडक्ट का नाम क्या है आपका, ग्लिसरॉल। क्या नाम है बेटा, ग्लिसरॉल। इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आप सपोनिफिकेशन प्रोसेस के बारे में जान चुके हैं, कैसे होता है, क्या होता है। तो अब आपको मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ जो लैब मेथड होता है सोप बनाने की। तो ये है आपकी लैब मेथड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। देखिए क्या करना है आपको, आपके पास कुछ कंटेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है, ओके। इस बीकर में आपके पास ऊपर से कोकोनट ऑयल डाल दिया आपने। क्या डाल दिया बेटा, कोकोनट ऑयल। ओके, पहली कंडीशन कोकोनट ऑयल। और दूसरी जो कंडीशन है, मीन्स पहली बार में कोकोनट ऑयल डालिए या फिर दूसरी में कोकोनट प्लस ऑलिव ऑयल, दोनों का मिक्सचर डाल दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये कितना कंटेंट लेना है आपको, 30 ml। 30 ml कोकोनट ऑयल जब आप ऐड करेंगे तो इसके बाद आपको इसमें 20 से लेकर 25 ml क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है 5 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। 5 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन क्या है, इसका मतलब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो 5 नॉर्मल का बना हो। इसको कैसे बना सकते हैं, आप एक बीकर लीजिए, उसमें आप 100 ml वाटर ले लीजिए और आप इसमें क्या डाल दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स डाल दीजिए। और इसको कैसे वे करना है, आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जो क्वांटिटी है आपकी उसके अकॉर्डिंग इसको वे करेंगे। तो ये पैलेट्स को अगर 100 ml में डिसॉल्व करते हैं तो आपका 5 नॉर्मल NaOH बन जाता है सॉल्यूशन का। तो इतना करने के बाद अब आप इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। और हीट करने की प्रोसेस क्या हो रही है यहाँ देखते हैं। आपने इसमें दो तीन चीज़ें मिक्स कर दी हैं और आपने इसको स्टैंड में लगा दिया, आपने हीट करना शुरू कर दिया। जब आपने इसको हीट किया तो इसमें जो कंटेंट होगा आपका, ओके, इसमें जो कंटेंट है मीन्स कोकोनट ऑयल जो भी आपका डाला गया था इसमें, और आपने जैसे उसमें 5 नॉर्मल NaOH डाला तो आपको इसको लगातार क्या करना है, स्टिर करना है। स्टिर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की मदद से क्या करना है, आपको स्टिर करना है, STIR है, ओके। ग्लास रॉड की मदद से आपको इसको स्टिर करते रहना, घुमाते रहना लगातार। और इसको घुमाते घुमाते आपको एक समय बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे क्लम्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्लम्स का मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स टाइप के बनने शुरू हो जाएंगे आपके इस सॉल्यूशन में। अब आपके पास इस सॉल्यूशन में कुछ ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए। आपके पास वाटर है और बीच में क्या तैर रहे हैं, इसमें सोप पार्टिकल्स। सोप पार्टिकल्स इसमें क्या कर रहे हैं, सस्पेंडेड है। कैसे हैं, सस्पेंडेड। अब इन सोप पार्टिकल्स को हम इस सॉल्यूशन से, ये पूरा क्या है, सोप सॉल्यूशन बन चुका है। अब इस सोप सॉल्यूशन से हमें सेपरेट आउट करना है। क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये भी तो समझना है। तो इस सोप सॉल्यूशन में से सोप को सेपरेट करने के लिए हम बाहर से सोडियम क्लोराइड NaCl इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो NaCl की जो क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ कोकोनट ऑयल टेकन, ये है आपका 15 ग्राम। तो 15 ग्राम NaCl हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और ये सारी चीज़ कैलकुलेटेड करके आपको बताई जा रही है, तो ये डाटा आपका रियल है, ओके। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें सपोनिफिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड आपकी एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो NaCl जो है आपको 15 ग्राम डाला जाता है। तो उसके बाद जो है आपको क्या मिलता है, जितने भी आपके सॉल्यूशन होंगे इसमें, इसको अब आप क्या करेंगे, ये जितने भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे क्या करने लगेंगे, नीचे को सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। और सेटल डाउन होने के कौन सेटल डाउन होंगे, जितने भी आपके सोप पार्टिकल्स होंगे। जितने सोप पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको एक बीकर लेना है, उसमें फनल लगाना है और उसके बाद उस फनल में से आपको क्या कर देना है, इसको पोर कर देना है। और ऊपर आपका क्या रह जाएगा, इसमें आपने इसमें क्या डाल रखा है, आपने इसमें फिल्टर पेपर लगाया। ये क्या है, फिल्टर पेपर, ओके। ये आपका फनल है और ये आपका बीकर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्रॉप वाइज इसमें पानी इकट्ठा होता चलेगा, वो सोप सॉल्यूशन जो होगा। तो ये जो होगा आपका, इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। लेकिन जो आपका ऊपर जमा हो जाएगा उसको हम बोलेंगे रेसिड्यू। क्या बोलेंगे इसको, रेसिड्यू। इसी रेसिड्यू को आप अलग से लें और उसके बाद इसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लें।
रेसिड्यू को कलेक्ट कर ले, और क्योंकि ये जो रेसिड्यू है यही क्या है आपका सोप। इसके बाद इन सोप्स को हम क्या कर सकते हैं, इनका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट कर सकते हैं और इसको छोटे छोटे बार्स में काटा जा सकता है, कट इनटू बार्स। बार्स में कट करके सोप का फॉर्मेशन बनाया जा सकता है और इस तरीके से आपका सोप्स इस तरीके से मिल जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया, क्वेश्चन ये है कि वाई सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन सॉल्ट। वाई कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू द सोप सॉल्यूशन ड्यूरिंग द सपोनिफिकेशन प्रोसेस। सपोनिफिकेशन प्रोसेस के दौरान क्यों जरूरत पड़ी सोडियम क्लोराइड को डालने की, ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है। ऐसा क्यों, टू सॉल्ट आउट द सोप फ्रॉम सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में से सोप को सॉल्टिंग आउट करने के लिए हमने क्या किया, कॉमन सॉल्ट को क्या किया, ऐड किया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन आपके वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और खासकर आपके बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड, तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया हो, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको कंफ्यूजन दूर किया जाए। डिटर्जेंट्स में हालांकि हम लोग अभी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईसीएसई बोर्ड जो देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें अनायनिक, एटायनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स के बारे में भी पढ़ना होता है। अगर आपको ज़रूरत होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर क्वेरीज लिखें, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं वो टॉपिक आपको डाल दूंगा नया वीडियो। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।